नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर इस वक्त राजनीतिक जोर आजमाइश बहुत तेज है। अखिलेश यादव अपने प्रचार अभियान को शुरू कर चुके हैं, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभालने जा रहे हैं। एक एक करके सभी सीटों पर बड़े नेता प्रचार की कमान संभालेंगे। मौजूदा सिनेरियो में किस तरह राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, किस पार्टी के लिए कितने फ्रूटफुल ये उपचुनाव साबित होने जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इन उपचुनाव को? क्या माहौल दिख रहा है, कैसी फिजा है? कि जहां तक विधानसभा उपचुनाव की बात होती है जी, अब पिछले भी अगर चुनाव के परिणाम आप देखते आएंगे तो जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उसके पक्ष में चुनाव परिणाम अधिक जाते हैं। यहाँ कुछ स्थितियां बदली हुई हैं। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो अपेक्षित था भारतीय जनता पार्टी से कि इतना कर पाएंगे, वो उस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी पार्टी जी। और इधर समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से एक बढ़त मिली और समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति काफी मजबूत की। इन दोनों की स्थितियों को देख करके बड़ा रोमांचक स्थिति हो गई है अब उपचुनाव में, जहां भाजपा को अपनी सीटें बचे, प्रतिष्ठा भाई उनको एक शिकस्त तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जब सीटों की कमी आई है, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे उस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको सफलता नहीं मिली है, तो जाहिर सी बात है कि वो असफलता तो उनको कहीं ना कहीं काटती होगी। तो उसको पूरा करने की, उनका जनाधार कम हुआ है या घटा है बढ़ा, उसको पूरा करने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया उपचुनाव को जीतना। और सत्ता पार्टी तो निश्चित रूप से चाहेगी वो सारी की सारी सीटें जीत लें, अपना दमखम दिखा करके करेगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ एक जनता का रुझान जो लोकसभा के चुनाव में देखने मिला है, जनता का रुझान निश्चित रूप से जनता ने अपोजिशन को पसंद किया था और अखिलेश यादव को पसंद किया था। तो अब अखिलेश यादव के समक्ष भी उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन स्थिति जब दो चुनाव की होती है, एक बड़ी यहाँ की जनता बड़ी निर्णायक स्थिति होती है। जनता में ये हो जाता है, जैसे जिस पार्टी की सरकार होती है उस जनता खुद भी चाहती है को ऐसा मोल नहीं लेना, सरकार से कोई पंगा नहीं मोल लेना चाहती, उसके क्षेत्र का विकास रुक जाए या उसके यहाँ विकास कार्य न हो सके, क्योंकि अपोजिशन का विधायक रहेगा तो जाहिर सी बात है उस तरह से विकास कार्य नहीं हो पाएंगे जिस तरह से सत्ता पक्ष का विधायक रहेगा। लेकिन जनता का भी रुझान कहीं कहीं चाहे अनमने मन से हो वो भी सत्ता पक्ष की तरफ ही जाता है। लेकिन अगर ये उपचुनाव सिर्फ सरकार के होते या सत्ता पक्ष के होते तो ये इतना द्वंद्व देखने को मिलता। इस समय का जो सिनेरियो है यूपी में, अब पब्लिक का जो मन है वो ये कहता है कि हमारा आदमी जीतना चाहिए। वो आदमी सत्ता का है या अपोजिशन का है। अब देखिए, निश्चित रूप से इस उपचुनाव में परिस्थितियां बदली। जैसे आप पिछले लोकसभा चुनाव पर डालेंगे, चुनाव पर नजर डालेंगे तो चुनाव 2 का ध्रुवीकरण हुआ था जी। अब वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आप कह लीजिए कि उसमें सिर्फ 2 है, एक अल्पसंख्यक था, एक बहुसंख्यक था, वो चुनाव हो गया था। और 2 बड़े चुनाव में आप देखिएगा कहीं जो यूपी जाति व्यवस्था के लिए जाना जाता है वो जाति व्यवस्था बाहर हो गई थी, गायब हो गई थी। इसलिए आपने देखा कि 80% एक तरफ हो गए, 20% हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी खासी फायदा मिली थी। लेकिन पिछले लोकसभा का ट्रेंड आप देखेंगे, एक बार फिर से जातीय व्यवस्था, यहाँ जातीय समीकरण जो है, जातीय समीकरण देखने को मिले हैं और उसी जातीय समीकरण के बदौलत ही समाजवादी पार्टी को उतनी संख्या में सीटें मिली हैं। तो अब वो जातीय समीकरण आने से निश्चित रूप के यहाँ के चुनाव के परिणामों पर काफी असर पड़ेगा। तो ये अखिलेश यादव की अपनी इमेज थी या कांग्रेस के साथ जो मिलकर लड़े, राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़े, लोगों के भी दिमाग में एक जहनी तौर पर यह चीज बन गई थी कि केंद्र से हम सत्ता से बीजेपी को हटा सकते हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय एकमुश्त होकर उस गठबंधन में साथ में वोट के तौर पर साथ हो गया, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट तो बसपा ने भी दिए थे, 20 प्रत्याशी दिए थे, कोई नहीं जीत पाया, सपा ने 4 दिए, चारों जीत गए। जमीनी आधार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का उस तरह से कोई जमीनी आधार नहीं था, लेकिन कांग्रेस की एक विश्वसनीयता थी, कांग्रेस को विश्वास था, कांग्रेस का एक विश्वास था। और अल्पसंख्यक समुदाय निश्चित रूप से कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करता है, कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास करता है, क्यों भी कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिला है। बड़े चुनावों में कहीं छोटे चुनाव में भी कभी उनका भारतीय जनता पार्टी और उससे समझौता नहीं हुआ कांग्रेस का। तो इसलिए उनको यह था कांग्रेस के आने से वो जो निश्चित रूप से अखिलेश तो दावा करते ही थे, लेकिन जब देश के चुनाव परिणाम होती है, देश का चुनाव जब होता है तो अल्पसंख्यक समाज किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ देखता है, उस राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो वो कैपेबिलिटी या वो
क्रिएटिविटी आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिखती है। तो उस कांग्रेस पार्टी के आने से तो ये जो मनोबल था, जो आत्मविश्वास था, अल्पसंख्यक समुदाय जोड़ने में हिचकिया नहीं, वो टोटल एकदम एक पक्षी तरीके से कही और सपा के साथ जुड़ गया। ये जो 9 सीटें हैं, अगर सीटवार हम लोग समीक्षा करें तो भाई 9 में से 5 पर तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे जो सांसद बने, सीसामऊ से इरफान सोलंकी को सजा हुई। ऐसे में एक एक सीट से हम लोग पूरा अगर पश्चिम से चलें, सबसे पहले मीरापुर सीट का जिक्र करें, आरएलडी के साथ गठबंधन में सपा ने चुनाव लड़ा। देखिए अभी एक दो चीज, जिसे इस तरह से मान लो चुनाव की जैसे डेट बदल गई, 13 नवंबर होना था 20 नवंबर, तभी एक आध 2 दिन में राजनीतिक समीकरण और बदलेंगे। बेहतर होगा हम 1-2 दिन बाद ही चर्चा करें कि अभी कुछ न कुछ जो अब पहली परिस्थितियों देखी, चुनाव की तारीखें बदल गई, ये भी तो एक छोटा मोटा निर्णय नहीं है भाई। जो चुनाव निर्धारित थे 13 नवंबर को, 20 नवंबर को किन परिस्थितियों में किए और क्या किया गया, क्या परिस्थितियां देखी गई, ये भी एक फैसला देखना होगा, इन सब पे भी करना होगा। लेकिन ये कि जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं वहां आज भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। अगर इन 9 सीटों पर हम लोग आकलन करें तो कितनी सीटें आपको जाती है? हम तो सोच रहे थे कम से कम 50-50 तो रहेंगे। 50 में एक सीट तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, और निश्चित रूप से वो सीट तो बहुत ही मिल्कीपुर सीट तो बहुत ही वो थी, सेंसिटिव सीट थी। और सपा जो एलिगेशन लगा रही है भाजपा पे कि ये लोग अपना इंटरनल सर्वे कराए थे, इनको पता था कि ये वहां हार रहे हैं, लोकसभा भी हार रहे थे, विधानसभा भी हार रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने चुनाव को पोस्टपोन करा दिया। वरना जो वजह इलेक्शन कमीशन ने बताई कि वहां पर मामला कोर्ट में है, ऐसे तो सीसामऊ में भी था, इरफान सोलंकी का ही मामला सीसामऊ का जो है वो कोर्ट में चल रहा था। देखिए क्योंकि कोर्ट की बात आती, कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, कोर्ट पर तो जा भी सकती थी, सरकार भी जा सकते थे, भी जा सकते थे। और ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। जब 2 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। हमें उन आरोपों प्रत्यारोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर हम हारेंगे तो कोई बहाना ढूंढेंगे, जीतेंगे तो कोई सफलता के बहाना ढूंढेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने जो इन कैंडिडेट को अनाउंस किया 9 में 4 इस बार मुसलमानों को दिया है, बाकी पिछड़ों को टिकट दिया है, अगला कोई नहीं लड़ाया। जो पीडीए का फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, वो जो लोकसभा चुनाव में हिट हुआ, आपको लगता है कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा है कि अगर मुसलमानों को अपने फेवर में रखना है तो ये चीजें बना के चलनी होंगी? कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान, जो बात आप कह रहे थे कि कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा कर ले, कल को गठबंधन ना रहे तो नुकसान उठाना पड़ जाए। देखिए अखिलेश यादव निश्चित रूप से एक जाति समीकरणों को जोड़ के चल रहे हैं जो आगे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर जैसे अगर आप एक बार फिर अल्पसंख्यक प्रेम पे ज्यादा दिखाएंगे तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगली पार्टी बहुसंख्यक पर तुरंत चल जाएगी। तो समीकरण तो ठीक है, उस पर करना होगा, लेकिन आप फिर से आपको, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर कहीं से इन्होंने फिर से पुराना वाला या अल्पसंख्यक प्रेम दिखाया, एमवाई फैक्टर अगर इन्होंने दिखाया तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब एक स्थितियां बन गई हैं, पहले जो समीकरण हुआ करता था, आप देखिए कहा जाता था सरकार अल्पसंख्यकों ने बनवाई है, मुल्ला मुलायम कहे जाते थे और सरकार अल्पसंख्यक समुदाय ने बनवाई है। तो उस समय उसी का फायदा उठा करके उन्होंने बहुसंख्यक समाज को लगा हम बहुसंख्यक है फिर भी सरकार नहीं बना सकते। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक फीलिंग दी है बहुसंख्यक में, ये बहुत बड़ी फीलिंग दी है कि हम 80% हम सरकार नहीं बनाते, ये 19% है, ये कोई 20% ये सरकार बना लेते हैं, क्रेडिट उनको जाता था। तो वो भूल तो अखिलेश को नहीं करनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को पुनः वो भूल नहीं करनी चाहिए। और ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाली कहानी चल रही है, इसका कैसे? देखिए इसका तो फिर वही है, वो अपने चुनावी समीकरण को उसी तरफ ले जा रहे हैं जिस तरह से लेते आए हैं। हिंदुत्व का कोर एजेंडा, उनका तो एक सीधी सी बात हो तो शुरू से अपना देखिए उनका एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इसी से सावधान, अगर विपक्ष को इसी से सावधान रहना है तो इसी एजेंडे से सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी। तो सावधान रहना है या इसकी काट निकालनी है? नहीं, दो सावधान रहते हुए काट निकालनी है। तो ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, लगता है काट है इसकी? नहीं, निश्चित रूप से काट बनेगा। अब कितना प्रभावशाली तरीके से होता है ये देखना पड़ेगा। ये जो, क्योंकि अभी जो आपने कहा है भाजपा का, अभी ये कटोगे तो बटोगे बहुत ज्यादा चला नहीं। अब एक नया तरीका चलाने की कोशिश की जा रही है, अगर चल गया तो निश्चित रूप से बड़ा। मुख्यमंत्री कह रहा है, हरियाणा की जनसभा में वो कह रहे हैं, उसका असर ये है कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में होर्डिंग लग रही हैं, बीएचयू में कल होर्डिंग लगा दी गई। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मंच से कह रहे हैं कि ये मैंने अपने जीवन का सबसे नकारात्मक नारा देखा है। देखिए ऐसा कुछ देखा, बात तो आपको देखना पड़ेगा। वो फिर से चुनाव को 2014 को 2019 की ही मूड पे ले जाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मेन एजेंडा वही तो था जी,
जो उन्होंने अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक सांप्रदाय को बांटा था ना, हिंदू संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय दो ही तो हो गए थे। पहले हमारे यहाँ जातियों में बंटवारा हुआ करता था, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जातियां हो कोई कहाँ ये बाहुल्य है कहाँ ये बाहुल्य समीकरण ये देखे जाते थे। सफलता 2014 से भारतीय जनता पार्टी को जो मिली है वो सफलता सिर्फ इस वजह से वहां सांप्रदाय में बट गए लोग, एक अल्पसंख्यक संप्रदाय हो गया एक बहुसंख्यक संप्रदाय हो गया। निशाना उन्होंने साधा अल्पसंख्यक समुदाय को, और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बहुसंख्यक को एकजुट किया था। अब उस नारे का दूसरा स्वरूप ये है, कटोगे तो पिटोगे। फिर से कहना वही चाह रहे हैं, हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट है बस। लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ ऐसा कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं गुजरात वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए दो चीज जहां तक पॉजिटिव निगेटिव की तरफ दिखती है क्या? नहीं, एक रहोगे सेफ रहोगे सकारात्मक दर्शाता है, और जो बटोगे नहीं तो कटोगे, हाँ। बटोगे तो कटोगे। हाँ। आप दोनों का विश्लेषण करिए, कहीं न कहीं भाषा एक ही निकल रही है। हाँ। विवेकता संदेश एक रहो, एक किसको कह रहे हैं? हाँ। पूरे देश को एकता पिरो रहे ना। हाँ। वो वहां बता रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो अपने ही समुदाय को, हिंदू समुदाय को जागृत कर रहे हैं, उसी को तो प्रेरित कर रहे हैं। तो इन उपचुनाव में आपको वोट बैंक की तो पॉलिटिक्स है, उपचुनाव में फायदा मिलेगा इसका? हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। तो फिर चुनाव किस मोड पे जा रहा है? चुनाव का इसका बड़ा होगा। चुनाव देखिए दो ही मुद्दे पर लड़े जाएंगे। चुनाव जैसे सरकार बता रही है कि वो विकास के मुद्दे पर रही है, विकास कार्यों के मुद्दे पर रही है, और विपक्ष सरकार की असफलताओं को ला रहा है बीच में। तो ये सब जिक्र कहाँ हो रहा है? इसी दिखता कभी नहीं है। हाँ। लेकिन लड़ाई कहेंगे दोनों दल की लड़ाई इसी पर जाएंगे। बाकी तो समीकरण सब, अब जिन मुद्दों पर लड़े जाना है असली मुद्दे वही है। अगड़ा पिछड़ा मुद्दे तो वो चल रहे हैं। सीसामऊ में वो मंदिर जा रही है और कुंदरकी में वो टोपी लगाए हैं, तो वो इसीलिए ना कि सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जाकर के उसी हिंदू मुस्लिम संप्रदाय पर ही आकर रुक रहे हैं। तो उन मुद्दों की इन्हीं मुद्दों की काट ढूंढनी है। जब तक इन मुद्दों से हम दूर नहीं हटेंगे तब तक विकास कार्यों की चर्चा होगी नहीं, न विकास पर कभी चुनाव होगा ही। यही हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। तो इन चुनावों में भी तो नहीं हो रहा है इसका मान। ये तो बहुत छोटे चुनाव फिर गंभीरता से देखिए, उपचुनाव हम आप इसलिए बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें थी, 5 सीटें उनकी थी, और उनको हम लोग जो है कुछ मीडिया भी इसमें हाइपर हो जाती है। अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें मिल गई, ये हाइपर बना दिया गया कि इसमें समाजवादी पार्टी बढ़ देगी, और हम देखिए सभी हम लोग जो हैं इसको जोड़ ले रहे हैं 2029 के 27 के चुनाव से, कि ये जो इस उपचुनाव में जीतेगा उसका 2027। ऐसा कहीं होता नहीं है। चुनावी भी 2 साल बाद आगे है, मुद्दे बदलते हैं, सबकी बातें बदलती हैं, फिर कहाँ के नए मुद्दे आ जाते हैं, गढ़े जाते हैं। चुनाव आते आते परिस्थिति, और इन मुद्दों को अभी उन मुद्दों से नहीं जोड़ा जा सकता। जो गठबंधन चल रहे हैं दोनों तरफ, एनडीए और इंडिया अलायंस, एनडीए में हम लोगों ने देखा संजय निषाद एक सीट मांग रहे थे, अपने जीते हुए विधायक जो सांसद बने, सीट नहीं मिली, मजबूरी में ही सही लेकिन पार्टी के साथ हैं। ये गठबंधन आपको लगता है कि आगे सस्टेन करेंगे? एनडीए में पहले बात करें हम लोग। देखिए अभी गठबंधन पर इसलिए टिप्पणी नहीं की जा सकती कि 2027 तक समीकरण, राजनीतिक समीकरण बहुत बदलेंगे, और यही परिस्थितियां रही तो हो सकता है निषाद साहब हैं, अपना दल है, छोड़ भी सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी। ये तो समय समय पर देखते हैं कहाँ फायदे वाली पार्टी है, वो फायदे की जगह पर आते हैं। उनको फायदा दिखने लगेगा, ठीक है समाजवादी पार्टी को जातीय समीकरण ठीक करेंगे, समाजवादी पार्टी जैसे दारा सिंह वगैरह सब आ गए थे, सभी आ गए थे। और इधर ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनका गठबंधन, आज संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मिले हैं, सपोर्ट की बात की है। देखिए ये एक सपोर्ट, अब आपका कोई आधार तो जनाधार तो आप उत्तर प्रदेश में कम सम नहीं कर सकते, लेकिन ये मॉरल सपोर्ट होता है जो निश्चित रूप से आदमी को मॉरल बूस्ट करता है। तो जब जितने राजनीतिक दल होंगे, बड़े राजनीतिक दल हैं, 2 प्रदेश में उनकी सरकारें चल रही हैं, तो वो एक नैतिक समर्थन, जो अगर समर्थन देते हैं तो उससे मॉरल बूस्ट होता है अपोजिशन का, कि अपोजिशन एकजुट हो रहा है और साथ में। दिल्ली से सटी गाजियाबाद की सीट भी है, हो सकता है कुछ प्रभाव भी, उस पर भी असर होगा आम आदमी पार्टी का, तो उसका तो असर तो पड़ेगा ही, जिसका लाभ भी मिलेगा समाजवादी पार्टी को। और ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है, ये आगे आपको दिखता है कि ये सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में सीटें मिली नहीं, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 4 सीटें मांग रहे थे, 2 ही सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, झारखंड में गठबंधन में लिया नहीं क्योंकि आरजेडी वहां पहले से थी। तो समाजवादी पार्टी जिस चीज के साथ हरियाणा में कॉम्प्रोमाइज करने गई थी, वो चीज तो उसकी फुलफिल हो नहीं रही। देखिए लार्जर इंटरेस्ट में राहुल गांधी की और अखिलेश यादव दोनों की मजबूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है या भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देना है, तो ये दोनों एकजुट रहे। तो ये कितना सस्टेन कर पाएंगे आपको लगता है? करेंगे,
महत्वाकांक्षाओं का तो ये गठबंधन हो जाएगा। महत्वाकांक्षाओं का कोई गठबंधन नहीं। महत्वाकांक्षा कभी भी अखिलेश दावेदार प्रधानमंत्री के तो है नहीं। अखिलेश कभी प्रधानमंत्री के दावेदार है नहीं और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेगी नहीं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस है नहीं, इसलिए अखिलेश को यहाँ कोई चुनौती नहीं है। तो अखिलेश का तो रास्ता साफ ही है, इसलिए मन नहीं समझता कि गठबंधन न चलने का कोई कारण है। अच्छा, करहल में जो प्रत्याशी हैं दोनों तरफ से, सपा और भाजपा दोनों तरफ से, भाजपा को वहां पर कोई ऐसा प्रत्याशी क्यों नहीं मिलता जो उसके लिए फाइट कर सके? कभी वो एसपी सिंह बघेल को लड़ा देते हैं, इस बार अनुजेश यादव को लड़ा दिया। अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के जीजा लगते हैं। सपा कहती है कि इनके पास कुछ मिलता नहीं है, ये सेलिब्रिटी ढूंढते हैं खाली चर्चाओं का केंद्र बनाने के लिए। भाई जाहिर सी बात है कि वहां वो सीटें जो है सपा का गढ़ रही है। वहां समाजवादी पार्टी को चुनौती देना हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कठिन कार्य रहा है। तो इसीलिए वो यादव मतों को वही उन्हीं परिवार से किसी न किसी को ला करके उन्हीं परिवार से उनको मत देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी उन्हीं के साथ खड़ा होता है। वहां की जनता जो है अखिलेश यादव के साथ ही खड़ी होती है, माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ ही खड़ी होती है। इसलिए वहां कभी भी आप देखिए चुनौती देना पार्टी को बड़ा मुश्किल रहा है, समाजवादी पार्टी को। कुछ सीसमों में भी यही दिख रहा है, इरफान सोलंकी का सिंपैथी वोट। निश्चित रूप से इरफान सोलंकी का सिंपैथी है, उसको सिंपैथी लाभ मिलेगा। मीरापुर में उधर कादिर राणा की जो बहू हैं, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता की बेटी हैं, वहां पर भी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन मुसलमान मतदाता वहां पर निर्णायक भूमिका में है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी टोपी लगाए घूम रहे हैं। नहीं देखिए, अब आजकल के जब वोटों के समीकरण की बात आप करेंगे तो आप कोई भी प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भाई अगर वो जान रहा है कि हम मुस्लिम मतदाता संख्या ज्यादा है तो मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी तरफ रिझाने की बात कर रहा है। वो भी चुनावी हथकंडा है, चुनावी रणनीति। और खैर अलीगढ़ वाली सीट जो है, खैर में भी टक्कर है। टक्कर है, हाँ टक्कर है। और वहां से गाजियाबाद, टक्कर तो सारी सीटों पर है। हाँ टक्कर तो सारी सीटों पर है। अगर टक्कर ना होती तो इस तरह से सरकार भी, बताइए जिस तरह से सरकार चुनाव को ले रही है, बड़ी गंभीरता से ले रही है। नहीं, मुख्यमंत्री खुद अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं, तो इसको तो कहा जा सकता है कि चुनावी टक्कर तो ही है, बहुत मतलब सीरियसली। और काटे की टक्कर है। चलिए देखते हैं, अब तो पोलिंग की डेट भी 13 से 20 हो गई है। मुमकिन उम्मीद है चीजें और बदलेंगी। और बहुत शुक्रिया सर हमको अपना समय देने के लिए। हमारे साथ सुरेश जी थे और वो साफ तौर से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव कहने को बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। ये चुनाव उपचुनाव जरूर है, लेकिन इसके लिए 2027 की भी तमाम जो रूपरेखा है वो तय होगी। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बहुत सीरियसली ले रही है, नाक की लड़ाई ले रही है। मुख्यमंत्री खुद अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। फिलहाल इन उपचुनाव में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी मौजूदा लड़ाई 50-50 की है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।